नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। आपको बता दें, राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में 3 विधायकों ने मंत्री के पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 3 विधायकों राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब और गजेंद्र यादव को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज इन 3 नए मंत्रियों गजेंद्र यादव, गुरु पासवान साहिब और राजेश अग्रवाल ने शपथ ली है। सभी को बधाई और शुभकामनाएं। हमारी टीम अब पूरी हो गई है। सरकार पूरी गति से काम करेगी, राज्य में निवेश लाएगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। आपको बता दें, इन 3 नए मंत्रियों को किस तरह के विभाग दिए जाएंगे, अब ये देखना होगा। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। 3 लोगों को मंत्री का पद दिया गया है। आपको बता दें, अब देखना यह होगा कि किन मंत्रियों को कौन से जो मंत्रिमंडल है वो दिया जा रहा है, मंत्रियों को किस किस से विभाग जो है वो दिए जा सकते हैं। तो आज सीएम साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 3 नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इन 3 नए मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी जो है वो विष्णुदेव साय की तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये अहम भूमिका है। मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं, श्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब सरकार और द्रुत गति से दौड़ेगी। जी, अब निवेश लाने जा रहे हैं, प्रदेश में इन्वेस्ट आए ताकि हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार भी मिले। आज राजभवन में 3 विधायकों ने आज शपथ ले ली है मंत्री पद की और कुछ लोग यहाँ पहुंचे, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। सर, आज गुरु खुशवंत साहब ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। सर, कैसे देखते हैं? जी, आज हम सब कार्यकर्ता, आरंग विधानसभा की पूरे कार्यकर्ता आज राजभवन पहुंचे हैं। हमारे विष्णुदेव साय जी के सरकार में माननीय हमारे गुरु खुशवंत साहब जी को मंत्री का पद दिया गया है और माननीय गुरु खुशवंत साहब जी अभी विकास की गाथा आरंग विधानसभा के लिए लिखेंगे और पूरे प्रदेश के लिए विकास की गाथा लिखेंगे, क्योंकि वो धर्म गुरु भी है और पहली बार के विधायक है। तो किस तरह से इसको देखते हैं? जी, माननीय विधायक जी हमारे लगातार बहुत दिनों से लाइव चलाते। और भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। ये पहुंचे सरगुजा संभाग से आए हुए हैं कुछ लोग, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। सर, आज राजेश अग्रवाल भी आज शपथ ले ली है मंत्री पद के लिए। राजेश अग्रवाल जी ने मंत्री पद का शपथ ले लिए। बहुत विकास का करेंगे और करते आ रहे हैं। पहली बार विधायक बने, विधायक बनने के बाद मंत्री पद, इसको संगठन ने बहुत भरोसा और विश्वास के साथ दिया है। राजेश भैया जिंदाबाद। ये पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराने वाला मात्र एक ही व्यक्ति अंबिकापुर विधानसभा में है, जिसका नाम राजेश अग्रवाल है। क्योंकि पहली बार विधायक कई लोग बने, उनको सीधा मंत्री पद दिया गया है। तो पहली बार विधायक बनने के बाद सीधा मंत्री पद दिया गया है। ये भरोसा पूरा जनता, आम जनता और जितना गाँव शहर में सबको भरोसा विश्वास है कि वो विकास करेंगे और वो शुरू से करते आ रहे हैं, कोई आज के बात नहीं। इनका परिवार जो है वही पूरा जरूरतमंद लोगों को हर वर्ष समय समय पर पूरा दिलाते रहते हैं सहयोग का राशि। क्योंकि भाजपा में अजय चंद्राकर, राजेश मोहनत का भी नाम चल रहा था लगातार। वो रहा होगा, संगठन में सब अपना अपना मांग करते हैं। हाईकमान ने जिसको विश्वास दिला के सौंपा वही हमारा नेता। तो आपने सुना, साफ तौर पर आज 3 मंत्रियों ने शपथ ले लिया है। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, उसके बाद आरंग से गुरु खुशवंत साहब और सरगुजा संभाग से अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल जैसे विधायक भी आज मंत्री पद की शपथ लिए हैं। तो तमाम लोग यहाँ अलग अलग जिलों से और अलग अलग संभाग से अपने विधायक को लेकर क्षेत्र के मंत्री बनने पर काफी ज्यादा में उत्साह है। कैमरामैन भूपेंद्र बघेल के साथ मैं पीयूष नायक, इंडिया वॉइस, रायपुर। जानकारी देने के लिए अनिल पुसदकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, अब इसमें 3 नए विधायकों ने मंत्री पद का इस्तीफा लिया है। क्या इन 3 नए मंत्रियों को
विभाग दिया जाएगा, किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर क्या कोई संकेत सामने आए हैं? मंत्री हैं और जो अब तक विष्णुदेव साय सरकार पर जो कांग्रेस के बार बार आरोप लगाती थी कि आप जो है अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, मंत्रियों की खाली जगह को नहीं भर पा रहे हैं, तो अब उस कयासबाजी पर अब पटाक्षी उसका हो चुका है। आज जो है शपथ तीनों मंत्रियों ने ले ली है और ये तीनों मंत्री जो है पहली बार चुने गए हैं, लेकिन तीनों ही दिग्गज है और इस तीनों मंत्रियों को जो पद दिया गया है मंत्री पद, उसके भाजपा ने क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जातिगत समीकरण को भी साधा है। राजेश अग्रवाल वैश्य समाज से आते हैं। पहले राजेश यहाँ जो रायपुर राजधानी से जो अपराधियों से योद्धा से ब्रिजमोहन अग्रवाल उनको सांसद बनाया गया, तो वो मंत्री थे, तो उनकी जगह खाली हुई है। तो अग्रवाल की जगह खाली हुई थी और अग्रवाल यहाँ पर चाहे अजीत जोगी की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो, वैश्य समाज का हमेशा मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व रहा है। तो इस नाते राजेश अग्रवाल को जगह मिली है और दुर्ग से जो गजेंद्र यादव विधायक है यादव, वो छत्तीसगढ़ के प्रांत जो है वो संचालक से यहाँ पे वो छत्तीसगढ़ के जब से बना तब से वो अभी तक उनके पास जिम्मेदारी थी। अब जो है वो प्रांत का संचालक जो है वो डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना को मिली है, तो उनको भी जो है वो मंत्री भी रहे प्रदेश के संगठन में 2 बार, तो उनके पास भी काफी अच्छा अनुभव है। और गुरु खुशवंत साहेब जो है यहाँ पे समाज के गुरु परिवार से आते हैं और वो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट है, इंजीनियर ग्रेजुएट है। तो अब ऐसा लगता है कि इंजीनियर ग्रेजुएट होने के कारण तकनीकी शिक्षा विभाग, जो शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास अपेक्षा आया था, ये शायद जो है इनके पास जा सकता है, खुशवंत साहेब के पास। और आबकारी विभाग या जंगल विभाग जो है, वन विभाग, एक मात्र विभाग जो है राजेश अग्रवाल को दिया जा सकता है और जो गजेंद्र यादव है उनको शायद शिक्षा विभाग दिया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल जैसा कि आपने बैकग्राउंड भी उनका बताया, तो क्या माना जाए उनकी जो 3 मंत्री बने हैं उनकी छवि और राजनीतिक बैकग्राउंड को लेकर जनता और पार्टी में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है? तो देखिए, राजेश अग्रवाल है, उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल सरकार के जो उप मुख्यमंत्री थे, सिंहदेव बाबा जो जिनको कहा जाता है, अंबिकापुर क्षेत्र में उनका एक क्षेत्र राज है और राजघराने से हैं और वो मतलब दशकों से उनका प्रभाव उस इलाके में रहा है। और ऐसा माना जाता था कि अंबिकापुर इलाका जो है वो सिंहदेव की इशारे के बिना वहां पत्ता भी नहीं खड़कता। तो राजेश अग्रवाल ने पहली बार चुनाव लड़ा और अंबिकापुर से जो है सिंहदेव को जो पटकनी की थी, जयशिका दी थी, तो राजेश अग्रवाल का कद वैसे ही बहुत बढ़ चुका था कि उन्होंने एक बहुत बड़े दिग्गज को हराया था। और अंबिकापुर क्षेत्र से, वैसे जसपुर क्षेत्र से और सरगुजा क्षेत्र से 4 मंत्री पहले ही हैं और ये 5वें मंत्री होंगे। तो इससे ऐसा लगता है कि उस इलाके में भाजपा अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट जो आरक्षित सीटें हैं उसमें भी 9 में से 7 सीटें अब तक जो है भाजपा जीतते आ रही है, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 4 सीटें जीती है। लेकिन हर बार जो है मंत्रिमंडल में, ब्रह्मन सिंह के मंत्रिमंडल में 2 जो है सत्तामी समाज में जो है मंत्री बनाए जाते थे, इस बार सिर्फ 1 को बनाया गया है। एक जगह जो खाली थी, 4 में से 2 को अब जो दूसरे जो है गुरु खुशवंत साहब है उनको बनाया जा रहा है। इसके पहले दयालदास बघेल जो है वो भी सत्तामी समाज है। बिल्कुल अनिल, जो जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, ऐसे में 3 मंत्रियों को विस्तार किया गया है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कैबिनेट ये पूरी तरीके से इसे चलाता है और क्या कुछ जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पुसतकर इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 3 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देश भर में साइबर अपराध का ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ और भारतीय स्टेट बैंक की साझेदारी से आज एक विशेष साइबर जागरूकता रथ की शुरुआत की गई। आपको बता दें, इसका वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया, जबकि बलौदाबाजार में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। ये साइबर जागरूकता रथ गांव-गांव जाकर आम नागरिकों को ऑनलाइन ठगी से बचाने का उपाय बताएगा। आपको बता दें, बलौदाबाजार से शुरू हुआ यह अभियान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में साइबर फ्रॉड से जुड़ी चेतावनी, सावधानियां, रिपोर्टिंग प्रक्रिया के बारे में
लोगों को जागरूक करेगा। आपको बता दें, साइबर अपराध का सामना अब केवल शहरों में नहीं बल्कि गांवों तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में ये जागरूकता रथ सुरक्षित डिजिटल जीवन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। साइबर ठग के खिलाफ जागरूकता रथ रवाना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल इसका शुभारंभ किया। आपको बता दें, एसपी भावना गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे ज्यादा कस्टमर बेस 50 करोड़ से ऊपर है, जिसके तहत हमारे चेयरमैन सर ने एक उद्देश्य के हिसाब से कि जो कि आप देख रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्यों आपको जरूरत पड़ी, क्योंकि उस हिसाब से फ्रॉड बढ़ रहे हैं, तो कस्टमर को अवेयर करने हेतु, क्योंकि आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा डिजिटल अरेस्ट हो गया, कस्टमर्स को बरगला कर बहुत सारी चीजें ऐसे कर दिया जाता है जो कि हमारी तरफ से कोई उद्देश्य नहीं रहता। तो अवेयर करने की दृष्टि से जगह जगह पूरा देश में एसबीआई की तरफ से ये रथ को भ्रमण करवाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर रहें और इन सब घटनाओं से पुनरावृत्ति ना हो और अवेयर रहे। एक्चुअली हमारे 17 सर्किल है पूरे देश में, और जो भोपाल सर के अंतर्गत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है, इसके जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस में ये कवर करेगा। एक एक दिन डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहेगा और जहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो नियर बाई ग्रामीण ब्रांचेस जो हमारी हैं उनको भी कवर करता हुआ ये पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री और कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन ने आज जिले में चल रहे तमाम विकास कार्यों को लेकर जिला पंचायत सभागार में समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जानकारी तो जरूर ली गई, कहां किस किस मद से कितने कार्य चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये रही कि जमीनी स्तर पर इन कार्यों की क्या स्थिति है, इस ओर खास ध्यान नहीं दिया गया। कोरबा जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की थी, जिसमें बैठक में वार्ड, पंचायत, विभागवार प्रोजेक्ट की जानकारी प्रस्तुत की गई। मंत्री ने योजनाओं को विस्तृत रिपोर्ट तो सुनी, लेकिन ये नहीं परखा कि वास्तव में ये कार्य जमीन पर हुए हैं या नहीं। हकीकत ये है कि नगर निगम चुनाव से पहले जिन विकास कार्यों की घोषणाएं करती थी, उनमें से कई आज भी कागजों से बाहर नहीं निकल सके हैं। उदाहरण के तौर पर 90 करोड़ की लागत वाला अंडरपास ब्रिज प्रोजेक्ट, जिसकी घोषणा धूमधाम से हुई थी, अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वहीं जिले की 412 पंचायतों में ऐसे कई कार्य हैं जिनकी घोषणा पहले हो चुकी है, बजट भी पास हो चुका है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका। तो सवाल ये है कि समीक्षा बैठकें कागजों पर तो हो रही हैं, लेकिन क्या इसका असर धरातल पर भी दिखेगा? और क्या मंत्री अगली बार जब समीक्षा करने आएंगे तो कुछ ठोस प्रगति भी नजर आएगी? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है। आज कोरबा नगर निगम के हमारे 67 वार्ड में भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होती हैं, राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होती हैं। कौन कौन सी योजनाएं क्या स्थिति में है और कैसा, ये सारी चीज़ों का समीक्षा शासन की योजनाओं का। और उसी तरह से हमारे बहुत सारे राज्य सरकार के माध्यम से, डीएमएफ के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रभारी मंत्री पद से, विधायक पद से या खनिज न्यास पद से या अनुसूचित वर्गीकरण से, अधोसंरचना पद से, अपना मध्य क्षेत्र विकास वर्गीकरण से बहुत सारे काम अभी 16-17 महीने के अंदर में स्वीकृति मिली है। कुछ निगम मन से भी काम बहुत सारे हो रहे हैं। अब उसका सारी चीज़ों का एक समीक्षात्मक बैठक रखे थे ताकि हम लोगों को भी जानकारी रहे कौन सा काम क्या कारण से शुरू नहीं हो पाया है, कौन सा काम कितने प्रगति पर है, और बहुत ही अच्छे ढंग से सभी कामों का प्रगति पर है। बहुत सारे काम टेंडर की प्रक्रिया में है, बहुत सारे अभी छोटे छोटे काम का लगभग 27-28 करोड़ का भी 15-20 दिन ही पहले स्वीकृति मिला है। अब वो उसका तो अभी समीक्षा नहीं किए क्योंकि वो सारी टेंडर में जाना है। बाकी 2-4 काम छोड़ करके सारी काम अच्छी स्थिति में है। कोई जगह जमीन वगैरह विभाग के कारण से काम प्रारंभ नहीं हो पाए हैं और उसको हम लोग स्थल परिवर्तन करके उसको निरस्त नहीं करवाएंगे। उसको शासन स्तर से, खनिज न्यास खनिज स्तर से और जो महापौर माइसिस स्तर से स्थल परिवर्तन करके उस काम को दूसरे जगह, क्योंकि इसी तरह से बहुत सारे काम मांग आते रहते हैं। एक ही 2 काम है उस टाइप का, बाकी सारी काम होने की स्थिति में है। और जो काम अपूर्ण है
हम अधिकारियों को कहा है कि अच्छा मेहनत करके उसको समय सीमा के अनुसार में पूरा कराएं, गुणवत्ता के साथ में काम हो, कहीं भी गुणवत्ता भी काम मत हो, अच्छा टिकाऊ हो, क्योंकि एक बार जनता को समर्पित होता है तो कई सालों तक चले तो हम लोग का भी नाम अच्छा रहता है, निगम का नाम भी अच्छा रहता है। इस तरह से समीक्षा हुई और ख़ास करके मैं आप सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं नगर निगम में 5 साल पार्षद था और 5 साल महापौर था, तो आज भी नगर निगम की जब बैठक में आता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज मैं कोई मंत्री बैठक ले रहा हूँ। मुझे आज उसी याद आ जाता है, उसी पार्षद और महापौर का ख्याल मुझे याद आता है। और नगर निगम से मेरा भी बहुत पुराना नाता है और नगर निगम के अधिकारी आज भी मुझे उसी तरह से स्नेह प्रेम करते हैं और मैं भी उनको प्रेम स्नेह के साथ में काम करता हूँ। बोलने के समय बोलते हैं, बाकी अच्छा माहौल में काम हो, इसके लिए हम सबका प्रयास है। मंत्री जी, अशोक वाटिका को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी, उसका निजीकरण कर दिया गया है, फिर आपने शुल्क हटाने को कहा, वो क्या है पूरा मामला है? देखिए, अभी उसका बातचीत चल रहा है। निश्चित तौर पर जनता के हित में ही काम होगा और कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब से मेरा चर्चा हुआ है और वो अर्बन कमेटी के माध्यम से उसका निर्णय लिया गया था। भले कांग्रेस को लोग बोल रहे हैं कि महापौर और मंत्री के साथ निर्णय हुआ है, उसका हम लोग को जानकारी नहीं था। बाकी दूरभाष में चर्चा हुआ है, फिर विस्तृत रूप से चर्चा करके जनता के लिए जो अच्छा होगा उसके लिए हम काम करेंगे। भैया, ये जो संचालन का जो मामला है, अभी देखिए कि हम लोग गौठान में कुछ गौ माताओं की मृत्यु हो गई थी, क्या कोई नया मॉडल पे गौठानों का संचालन होगा, क्या होगा गौठान? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है गौधाम, और गौधाम जल्दी शुरू होने वाला है और बहुत ही अच्छा प्रदेश में उसका संचालन होगा और किसी भी तरह से हमारे गौ माता को कष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री आवास दादा में जो बने हुए उसे लेने में बहुत समस्या है, उसका कुछ आगे उसमें 3,25,000 रुपया उसका सरकार ने गाइडलाइन में रेट है और उसमें 32,000 रुपये महीना का किस्त में दिया जा रहा है। तो इन लोन का भी प्रावधान है और अभी बैठक में चर्चा आई थी, माननीय महापौर जी भी उस विषय को बोल रहे थे कि किस्त ज़्यादा है। बाकी वो भारत सरकार की गाइडलाइन है। निश्चित तौर पर मैं अपने कैबिनेट में इस बात को रखूँगा और उसको सरलीकरण का अगर राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में आएगा तो उसको किस्त को कम करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी और कैबिनेट का बहुत बड़ा अधिकार रहता है। कैबिनेट में सभी माननीय मंत्रीगण और हमारे सचिव से लेकर सभी उच्च अधिकारी रहते हैं, तो उसमें अगर कोई रास्ता निकालता है तो प्रयास करेंगे। उसको घोषणा तो नहीं कर सकता क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से होता है, बाकी उसमें बात रखूंगा, उसमें क्या हो सकता है प्रयास करेंगे। मंत्री जी, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी चर्चा हो रही थी, ऐसा माना जाता है 18 को शपथ होगा, क्या कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी से कोई बात हुई इस बारे में आपकी? देखिए, ये हमारे लेवल की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के उच्च लेवल की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार है और इस विषय में हम लोग को किसी भी तरह से कोई पूछा नहीं जाता और जो भी आएगा, जिस दिन होना रहेगा उस दिन हो जाएगा। इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ वरिष्ठ विधायक नाराज थे, कुछ वरिष्ठ नहीं, कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिसको 2 दावित्व मिलता है उसके हिसाब से सब लोग काम करें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दुर्ग जिले से है, जहां एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, NH 53 के बाफना टोल टैक्स के पास RTO विभाग के कर्मचारी और उनके प्राइवेट गुर्गे बॉर्डर टैक्स के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली कर रहे हैं। आपको बता दें, ये सब एक ढाबे में है, जिसे अब अघोषित चेक पोस्ट बना दिया गया है। आपको बता दें, जैसे ही कैमरे में इनकी करतूत को रिकॉर्ड किया गया, ढाबे में मौजूद RTO के प्राइवेट लठैत मौके से भाग खड़े हुए। इन लोगों ने मौके पर मौजूद ट्रक ड्राइवरों और मीडिया कर्मियों से गुंडागर्दी भी की। लेकिन सवाल यही उठता है, अगर विभाग को कुछ पता नहीं तो फिर महीनों से ढाबे में ये खेल कैसे चल रहा है, और अगर पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस वीडियो ने एक बार फिर दुर्ग परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। अब देखना होगा कि क्या सिर्फ बयानबाजी होगी या फिर वाकई कोई सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी। तो दुर्ग NH 53 पर RTO की अवैध वसूली का जो है वो खुलासा हुआ है। ढाबे में बैठकर हेड कांस्टेबल की उगाही जो है वो कैमरे में कैद हो गई है। बिना रसीद वसूले जा रहे हैं लाखों रुपए। बॉर्डर टैक्स के नाम पर खुलेआम लूट की जा रही है। आपको बता दें, उड़नदस्ता प्रभारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। RTO के लठैतों की गुंडागर्दी भी इस दौरान सामने आई है।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, दुर्ग के NH 53 पर आरटीओ की अवैध वसूली का जो है वो खुलासा हुआ है। किस तरीके से ये ढाबे में अवैध वसूली करते थे, कैसे लोगों को टारगेट करते थे? प्रज्ञा, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आरटीओ दुर्ग का पहला मामला नहीं है। पिछले बार जब बीजेपी की सरकार थी तो टोकन बांटा जाता था एंट्री फीस के नाम पे, बॉर्डर जो क्रॉस करते थे, वही पैटर्न में अब फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन इस वक्त 1000 रुपए का बाकायदा उनसे कैश लिया जाता है और कैश लेने के बाद उनको कुछ पर्ची दी जाती है जिसके वो आगे जाके जब टोल में जाते हैं तो वहां से उनको आगे पासिंग मिल जाती है। और इसको करने के लिए, फिर कार्रवाई करने के लिए वहां पे बाकायदा कुछ प्राइवेट कर्मचारी हमने देखे जिनसे हमने बाकायदा पूछा कि भाई आप आरटीओ डिपार्टमेंट से हैं तो क्या आपके पास कोई आईडी है कुछ है, तो उनके द्वारा साफ तौर पे वहां से कैमरे से भागते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि आरटीओ डिपार्टमेंट जैसे एक तरह से परिवहन मंत्री, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री फास्टैग की बात कर रहे हैं, ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जब वहाँ पे लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो ड्राइवर जो लाइन गाड़ी चलाते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं, वो भी वहाँ पे घंटों से वहाँ पे खड़े हैं। जब हम उनके द्वारा पूछा गया, बोले भैया हर जगह पे हमको 1000 रुपए देना पड़ता है। श्रीकांत, विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया इसे लेकर? प्रज्ञा, दर्शकों को बताना चाहेंगे जब हमारे द्वारा जब वहाँ पे हेड कांस्टेबल से पूछा गया कि जो आप पैसे ले रहे हैं नगद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार डबल इंजन की सरकार और सुशासन तिहार मनाती है सरकार और ई गवर्नेंस की बात करती है, तो ई पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उनके द्वारा कहा गया कि ई पेमेंट भी होता है क्या? तो हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर ई पेमेंट हो रही है तो ई मशीन कहाँ है वहाँ पे? तो बोलते नहीं है अभी मिला नहीं। हम कहे कैसे आप कह रहे कि ई पेमेंट भी आप ले रहे हैं, तो क्या ई पेमेंट मशीन नहीं मिली? तो उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया जी, बिल्कुल मुझे नहीं पता इसके बारे में। बिल्कुल श्रीकांत, जैसा आपने बताया कि लगातार विभाग जो है वो सफाई देते हुए नजर आया। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो फिर महीनों से ये ढाबे में ऐसे खेल कैसे चल रहा है? अगर किसी तरह की जानकारी होती तो कैसे किया जाता? बिल्कुल श्रीकांत, जैसा आपने बताया कि विभाग जो है वो साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो जब उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये इतने महीने से ढाबों में ये खेल कैसे चल रहा था? साफ तौर पे यहाँ पे जाहिर है कि बिना अधिकारी के परमिशन या उनकी जानकारी के बिना इतना बड़ा खेल होना, नगद की वसूली। और वहाँ पे जब हमारे द्वारा पूछा गया तो लगभग 4 कर्मचारी बताए गए, लेकिन जब हम वहाँ पे सामने जब स्थिति देखे तो वहाँ पे लगभग 7-8 से ज्यादा प्राइवेट जो बाउंसर्स कहना चाहिए, लठैत कहना चाहिए एक तरह से, वो वहाँ पे देखे गए। और जब हमारे कैमरे जब वहाँ स्टार्ट होता है तो इधर उधर तितर बितर भागने लगे। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे विभाग की पोल खोलती है कि आरटीओ आज भी कहीं ना कहीं करप्शन का बहुत बड़ा केंद्र है। जी बिल्कुल। क्या उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ भी कोई बदतमीजी की जिनके बारे में आप बता रहे हो? प्रज्ञा, जब हम वहाँ पे पहुंचे अचानक से तो जब कैमरा निकाले, मोबाइल निकाले तो उनका एक गुर्गा था वहाँ पे जो कहना चाहिए जो वसूली कर रहा था, वो बोला भैया आप फोटो कैसे खींच सकते थे? हमारे द्वारा जो साथी थे कैमरामैन, उससे बकायदा मोबाइल लिया उन्होंने और उनके मोबाइल में चेक किया कि आपने फोटो बनाई। फिर हमने कहा कि भाई हम तो बनाने ही आए हैं, जो खबर तो चलानी, तो भाई आपकी जो चीजें चल रही है अवैध रूप से, इसको तो हम दर्शकों को दिखाने के लिए आए हैं, तो हम बनाएंगे वीडियो। आप चाहे तो अपने उच्च अधिकारी से बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से दादागिरी वहाँ पे उनके द्वारा दिखाई गई, एक तरह से धमकाया गया, मोबाइल लिया गया, छीना गया। तो कहीं ना कहीं चीजें दर्शाती कि कहीं अगर गलत नहीं होते वो तो ये चीजें करने की जरूरत ही नहीं थी। तो कहीं जब हमारे द्वारा इसकी जब जानकारी संज्ञान जब वहाँ पे आरटीओ टीआई जो है सनद के द्वारा उनसे पूछा गया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि शासन के द्वारा वो कर्मचारी रखेंगे प्राइवेट कर्मचारी। तो हमारे द्वारा पूछा गया सर अगर प्राइवेट कर्मचारी रखें तो क्या उन्हें कोई आईडी या कोई भी ऐसी प्रूफ दिया गया है क्या? ट्रक ड्राइवर को तो नहीं मालूम कि वो सिविल यूनिफॉर्म में आरटीओ के हैं कि प्राइवेट लोग हैं, तो या हमें भी नहीं मालूम। यानी श्रीकांत, ये माना जा सकता है कि पूरी मिली भगत जो है प्रशासन की इनके साथ है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके द्वारा मना किया जा रहा था और प्रशासन भी अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, तो क्या माना जाए प्रशासन की मिली भगत है इसमें? साफ तौर पे किसी अधिकारी किसी चीज को डिनाई कर रहे हैं कि हमारे द्वारा नहीं लिया जा रहा है और लिया जा रहा है तो पर्ची काटी जाए। जब हमारे द्वारा जब वीडियो में जब कैमरे चालू हुए तो वहाँ पे देखा गया कि 1000 रुपए बकायदा ट्रक चालक से लेते हैं। प्रज्ञा, ये बात छोटी नहीं है क्योंकि NH 53 मुंबई से हावड़ा तक का एक रूट है जो डायरेक्ट मुंबई से हावड़ा तक की जोड़ती है। इसमें तमाम तरीके के ट्रक, उड़ीसा महाराष्ट्र से लेकर के तमाम पूरे देश के ट्रक इसमें रूट में चलते हैं। लाखों की कम से कम वसूली होती है यहाँ पर हमारे, यानी बड़े लेवल पे वसूली जो है इस दौरान देखने को मिल सकती है। जी जी जी।
बिल्कुल, जिस तरीके से श्रीकांत आपने बताया कि लगातार भ्रष्टाचार जो है वो हो रहे हैं वहां पे, NH 54 का ये पूरा मामला है, कई राज्यों के बसें ट्रक जो है वहां से होती हैं, बड़ी संख्या में जो है वो अवैध वसूली होते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सिर्फ बयानबाजी होगी या फिर कोई सख्त कार्रवाई जो है सरकार इसके खिलाफ करती है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।